दूसरे लोग. So far, you have only seen the case where input tensors tape.gradient were TensorFlow variables. Okay. It is actually possible for these inputs to be any arbitrary tensor. However, only trainable variables are tracked by default. With a constant tensor, you would have to manually mark it as being tracked by calling tape.watch on it. ये बड़ा important इसने बात की. जो इसकी जो मॉनिटरिंग है या जो वॉच डॉग या कुछ इस तरह जो है उसमें लगा हुआ है, जो कि सिर्फ बाय डिफॉल्ट ट्रेनेबल वेरिएबल्स के ऊपर वो जो है ना एक्शन करता है, ट्रैक करता है उसको, उसके अंदर जो चेंज आ रही होती है. लेकिन अगर आप एक कांस्टेंट का अगर आप ले रहे हैं, कांस्टेंट टेंसर का आप वो ले रहे हैं ग्रेडियंट, उसके लिए आपको tape.watch लगाना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ज़हन नशीन कर लें. तो tape.watch लगाना पड़ेगा कांस्टेंट के लिए. तो अब यहाँ पे करते हैं इनपुट कांस्टेंट इज इक्वल टू tape.constant 3. एक सिंपल एक नंबर लिया कांस्टेंट के तौर पे, वेरिएबल के तौर पे नहीं. ठीक है. अब आपने ये वो इंस्टेंशिएट किया tape एज अ tape.watch. ठीक है. tape.watch आपने जब किया तो दैट मींस इसको वॉच करेगा, इसमें जो चेंज होगी उसको वॉच करता रहेगा. ठीक है. रिजल्ट इज इक्वल टू tf.square. आपका ये फंक्शन बन गया कि tf.square कांस्टेंट यानी कि 3 का स्क्वायर, ये एक फंक्शन बन गया, यानी x स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, और ग्रेडियंट इज इक्वल टू ग्रेडियंट डॉट टेप डॉट ग्रेडियंट रिजल्ट इनपुट कांस्टेंट. ये तो वही चीज होगी, बस इसमें ये चीज का इजाफा है. ये इसलिए है कि आपका ये कांस्टेंट टाइप है, वेरिएबल टाइप नहीं है. अगर वेरिएबल टाइप है तो वो खुद ब खुद उसको वॉच करेगा. अगर कांस्टेंट टाइप है तो हमें ये एक अलग से एक इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, एक वॉच डॉग टाइप जो इसको वॉच करता रहेगा. अब वॉच का मतलब क्या है ये देख. अब हम अपने उसमें जाते हैं यहाँ पे, और इसको ये वॉच कर रहा है इसको. तो हम देखते हैं कि वॉच का क्या मतलब है. वॉच तो इसने, लेकिन हमें तो इसने कुछ आउटपुट नहीं दी. तो इसमें देखते हैं ग्रेडियंट को प्रिंट करके, है तो वही. बहरहाल इसमें कोई डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस होगा बेसिकली. व्हाई इट इज नेसेसरी. अब ये नेसेसरी क्यों है, तो ये देखते हैं. Because it will be too expensive to preemptively store the information required to compute the gradient of anything with respect to anything. To avoid wasting resources, the tape needs to know what to watch. Yeah. Trainable variables are watched by default because computing the gradient of a loss with regard to a list of trainable variables is most common use of the gradient tape. तो एक्चुअली ग्रेडियंट टेप का मकसद ही यही है कि हम जो ट्रेनेबल वेरिएबल्स हैं उनको वॉच करते रहें. ये वॉच नहीं करेंगे तो हमारा जो है नेटवर्क ट्रेन करने का फायदा क्या है. ठीक है. तो इसलिए वो जो है आपका जो ग्रेडियंट है वो उसको वॉच करता रहता है वेरिएबल्स के केस में. और अगर वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट टाइप हो, जैसे हमने ऊपर देखा है, तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं कि भाई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज या जो मेमोरी रिसोर्सेज हैं उनको जो है फ्री, मतलब वो ऑक्यूपाई नहीं होने चाहिए कांस्टेंट के केस में. तो क्योंकि ये बना ही इसीलिए है कि ये वेरिएबल्स के लॉस उसको जो है ना उसको मॉनिटर करता रहे. The gradient tape is powerful utility, even capable of computing second order gradients, that is to say the gradient of a gradient. For instance, the gradient of the position of an object with regard to time is the speed of that object, and the second order gradient is its acceleration. अगर आप टाइम का ग्रेडियंट अपना पोजीशन का ग्रेडियंट लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपका आएगा स्पीड. अगर स्पीड का ग्रेडियंट लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आएगा एक्सेलरेशन.
ठीक है, तो ये मैं फिजिक्स में हमने शायद पढ़ा हुआ है पहले. If you measure the position of a falling apple along a vertical axis over time and find that it verifies position time is equal to 4.9 multiplied by t square. What is the acceleration? Let's use two nested gradient tapes to find out. तो TF is equal time is TF variable 0 और टाइम 0 दिया, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है. आउटर टेप और इनर टेप. Position is equal to 4.9 steric time raised to power 2. Speed is equal to inner tape. पहले आपका इनर ग्रेडियंट आएगा, उसके बाद आपका आउटर ग्रेडियंट आएगा, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, ये चीज तो प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे ख्याल में इजी है. We use the outer tape to compute the gradient of the gradient from the inner tape. Naturally, the answer is 4.9 steric 2 is 9.8. इसका करके देखें कैसे आता है. करके देखें इसको कैसे आता है. P is equal to position is equal to 4.9 multiplied by t raised to power 2. ठीक है जी. इसका आप ग्रेडियंट लें जी. पहले पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये स्पीड है. ठीक है, ये है आपकी स्पीड s. s इज इक्वल टू 4.9 multiplied by 2 t 2 minus 1 और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, तो ये आया 9.8 t. अब ये आ गया आपका स्पीड. स्पीड का आप दोबारा ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कि 9.8 और पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ 0 का तो कोई रोल ही ना आया. अच्छा खैर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, ये 1 हो गया, ये 9.8 हो गया. बेसिकली अगर आप 0 लगा भी देना इसकी वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये 1 हो जाएगा. इधर भी अगर आप 0 लगा दें उसको, ये 1 हो जाएगा, ये चीज 1 हो जाएगी, तो ये 9.8 आ गया. अच्छा जी. एन एंड टू एंड एग्जाम्पल. अच्छा, आप हम वो कर रहे थे कल, मैं तो नहीं पढ़ पाया उसको सर. तो वो जो है वो हम अब उसी तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन को जो है लीनियर क्लासिफायर को हम यूज करेंगे. लीनियर क्लासिफायर से क्या मुराद है इसकी? क्लासिफायर सही है, क्लासिफिकेशन होगी 0 1. तो यू नो अबाउट टेंसर वेरिएबल एंड टेंसर ऑपरेशंस, ये हमने देख लिया. एंड यू नो हाउ टू कंप्यूट ग्रेडियंट्स, ये भी हमें पता चल गया. दैट्स इनफ टू बिल्ड एनी मशीन लर्निंग मॉडल बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है. अच्छा, जबरदस्त बात है कि दैट मीन्स कि हम किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को, यानी कि चाहे वो ग्रेडियंट बूस्ट हो, इधर भी हम अब खुद से डेवलप कर सकते हैं बेसिकली किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर बेस करता हो, के मीन क्लस्टर या इस तरह के नहीं.
जो कि ग्रेडियंट डिसेंट पे बेस करता है ना, तो उसको हम कर सकते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन है या इस तरीके से, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वो भी ग्रेडियंट बेस के ऊपर होती है। लेकिन उसकी हमें ये पता हो ना कि सारा इंटरनल मैथ पता हो, और फिर हम उसको खुद से यहाँ डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेडियंट का टूल आ गया है। तो वो ही बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल यही है जो आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देता है। In a machine learning job interview, you may be asked to implement a linear classifier from scratch in TensorFlow. A very simple task that serves as a filter between the candidates who have some minimal machine learning background, okay, and those who don't. So that means इस जुमले का कोई मतलब बताएगी। अली हजर आप बताओ जी। अली हजर भाई आप बताओ। जी सर, क्या इस जुमले का मतलब मोबाइल से ज्वाइन किया, थोड़ा जूम कर सकते हैं आप? और बड़ा कर रहा हूँ। नो सर, ठीक है, समझ नजर आ रहा है मुझे। to TensorFlow, very simple task. तो कह रहा है कि एक एक जो जॉब इंटरव्यू है मशीन लर्निंग का, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर क्लासिफिकेशन, मतलब कि टेंसरफ्लो के स्क्रैच से। सही है। और ये बड़ा सिंपल टास्क है जो दैट्स अ फिल्टर between candidate and minimal machine learning back. As a different नुमान भाई आप बताएं, आपको समझ आती है नुमान भाई? जी सर समझ आइए। और यही कहना चाह रहा है कि जिसको मशीन लर्निंग का इतना ज्यादा पता भी नहीं है वो भी ये कर सकता है, इजी सा टास्क है। जब हाँ आप इंटरव्यू में जाए ना मशीन लर्निंग का, तो यही हाँ सवाल ज्यादातर पूछा। सही। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम मिसाल है नए लोग हैं कि मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, डीप लर्निंग सीख रहे हैं, तो हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो असल में वो कह रहा है कि ये एक बहुत ही बेसिक सा टास्क है जो कि ना अगर कोई इंटरव्यूअर है ना, वो पूछ सकता है कि जी आप ना एक टेंसर फ्लो की में जो है ना लीनियर क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन टास्क आपको वो देगा जी एक। और वो कहेगा जी इसको इस प्रॉब्लम को क्लासिफाई करके दो इसमें टेंसर फ्लो के अंदर। तो वो कहता है कि ये एक सर बहुत ही वैसे जी सर ये लीनियर क्लासिफिकेशन कौन सी प्रॉब्लम होती है ये? लीनियर क्लासिफायर मेरे ख्याल में जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये भी एक लीनियर क्लासिफायर है। या आपका जो ये आप नहीं करते जो डेंस लेयर लगा के आप सिग्मॉइड लगाते हैं एंड पे, तो वो भी लीनियर क्लासिफायर, ठीक है वो भी लीनियर क्लासिफायर है। तो बेसिकली हमें पता है कि कैसे होगा ना, एक डेंस लेयर बनेगी, ठीक है, एक डेंस लेयर आएगी, उसमें इनपुट देंगे, फिर आउटपुट के ऊपर जो है ना आप लीनियर क्लासिफायर के ऊपर आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी वो नहीं लगता, फिल्टर क्या कह रहा हूँ, न्यूरॉन नहीं लगता लीनियर क्लासिफायर में। लीनियर क्लासिफायर में आप सिर्फ सिग्मॉइड पास करते हैं, अगर आपको याद हो, पुरानी बुक में से अगर आपको याद हो तो याद है, लीनियर क्लासिफायर में हम आउटपुट लेयर के ऊपर न्यूरॉन नहीं लगाते मेरा ख्याल में। न्यूरॉन लगाते हैं लेकिन वो नहीं लगाते एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन का मकसद होता है आपको ना प्रोबेबिलिटी देना होता है। लेकिन जो हमें लीनियर क्लासिफायर की बात नहीं हो रही यहाँ, लीनियर रिग्रेशन की बात नहीं हो रही, क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो क्लासिफिकेशन में हमेशा आपका वो लगेगा एक्टिवेशन फंक्शन, और वो होगा भी सिग्मॉइड।
लेकिन जो आपका लीनियर रिग्रेशन होती है, जिसके अंदर आप कार प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं या हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते एंड पे, ठीक है, क्योंकि वो उसने आपको एक वैल्यू कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस वैल्यू देनी होती है, डिस्क्रीट नहीं होता, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस तरह की, या सॉफ्ट मैक्स नहीं। अच्छा, इसमें अब ये है लीनियर क्लासिफायर, तो ये है लीनियर रिग्रेशन में नहीं लगता, लीनियर लीनियर रिग्रेशन में रिग्रेशन नहीं लगता है ना। में एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगता। हाँ ठीक है, इसमें न्यूरॉन नहीं लगता है इसकी लास्ट लेयर में। इसमें नहीं, न्यूरॉन तो दोनों में लगेगा, लेकिन क्लासिफायर ने उसमें वो एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगेगा, बस यही फर्क है मेरे ख्याल। इसको हम देख लेते हैं, ठहरे अभी देख लेते हैं, ताकि आपके पास वो कोई वो ना रहे। इसको हम इसमें हाउस प्राइस वाले पे चले जाते हैं सीधा। हाउस प्राइस रिग्रेशन प्रॉब्लम, ये रहा, ये देखें यहाँ पे ये मॉडल आया, ये देखें, ये न्यूरॉन लगा हुआ है ना, आउटपुट ले रहे हैं ना, ये न्यूरॉन है, लेकिन इसमें कोई कोई भी वो नहीं लगा, एक्टिवेशन जैसे ये लगी हुई है। तो इसमें आपके पास इसलिए होता है कि यहाँ पे आपके पास एक कंटिन्यूअस वैल्यू आनी होती है, ठीक है, एक प्राइस होती है ना, जैसे प्राइस एक कंटिन्यूअस चीज है ना। ठीक है सर, समझ गए। let's get you past that filter and use your new found knowledge of TensorFlow to implement such a linear classifier। मेरे ख्याल में शायद ये आसान ही होगा, बहुत इतना मुश्किल नहीं है, ये देखो, ये सिंपल होगा। चलिए इसको देखते हैं। So first, let's come up with some nicely linear separable synthetic data to work with. एक डाटा बनाएंगे, augment करेंगे 2 classes of points in 2D plane। तो खुद से हम डाटा बनाएंगे, डाटा जनरेट करेंगे। We will generate such class of points by drawing their coordinates from a random distribution with a specific covariance matrix and a specific mean. Intuitively, covariance matrix describes the shape of the point cloud, and the mean describes its position in the plane. We will reuse the same covariance matrix for both point clouds, but we will use 2 different mean values that point clouds will have the same shape but different positions। अच्छा, इसका जो मतलब है ना, ये यहाँ पे देखें, ये ठीक है, उसने ये कि डाटा पॉइंट्स लिए, दो किस्म के पॉइंट्स बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला, येलो और जो है ये। तो उसमें जो है नंबर ऑफ सैंपल्स 100,000 और नेगेटिव पर क्लास, यानी हर क्लास में 1000 पॉइंट बना रहा है, और नेगेटिव सैंपल्स np.random multivariate नॉर्मल मीन जो है आपका 0 3। एक मिनट, यहाँ पे देखें, जनरेट फर्स्ट क्लास ऑफ द पॉइंट 1000 रैंडम 2D पॉइंट्स, कोवेरियंस जो है वो 1 0.5 0.51 और corresponding to an oval like point cloud oriented from bottom left to top right। अब ये bottom left ये हो गई टू टॉप राइट, ठीक है, वो इस तरीके से ये वाले पॉइंट जो है आपको बना के दिए उसने, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जा रहे हैं। तो वो कैसे जा रहा है असल में, वो असल में ऐसे जा रहा है कि आपके पास ये कोवेरियंस मैट्रिक्स में आपने डाला है, इसमें जो है ख्याल में आपके पास जो है मीन से जो है ना, जो मीन वैल्यू है, मीन इसमें 0 3 क्यों दिया है, बेसिकली मीन वैल्यू से ना ये यानी इतना डेविएट करेगा 1 और 0.5 और 0.5 और 1, तो जो है वो आपके पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको फर्दर अगर आप देखना चाहें तो np.random multivariate normal, तो इसको आप देख सकते हैं ये कैसे बनता है। ओके, ये है जी, मीन डालते हैं, इसमें कोवेरियंस मैट्रिक्स डालते हैं, साइज नन दिस,
तो ये जो है जी आपके पास मीन जो है मीन ऑफ द n डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और covariance is covariance matrix of distribution, it must be symmetric and positive semi definite for proper sampling. बस ये आपका फंक्शन है जो आगे आपको एक ना डिस्ट्रीब्यूशन बना के देता है, पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के देता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के देता है. The multivariate normal distribution the multivariate normal multidimensional Gaussian distribution is a generalization of the one-dimensional normal distribution to higher dimensions, such as distribution is specified by its mean and covariance matrix. ठीक है, covariance matrix और mean के जरिए इससे हम बनाते हैं, ठीक है. These parameters are analogous to the mean, average, and variance is the standard deviation. मतलब ये वही बात आ गई कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैं हमने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था. जैसे ना, ये मिसाल के तौर पे ना, ये आपका एक मीन है, यहाँ पे मीन, ठीक है, मीन, ये है मीन. अगर आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे. तो क्या होता है कि आपके पास यहाँ मीन होता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, सिग्मा, 2 sigma, 1 standard deviation, 2 standard deviation, negative standard deviation और negative 2 standard deviation, इस तरीके से, ठीक. तो आपका जो डाटा है ना, जब आपने इसको ये दिया है ना, ये एक रेंज दी है इसको, ये वाली, ये जो रेंज दी है ना, ये कोवेरियंस, ये इसकी रेंज है. अब ये 1 और 0.5 इस साइड पे और इस साइड पे जो है ना, वो इससे ज्यादा नहीं मूव करेगा डाटा आपका, मतलब दोनों साइडों पे मीन से, मीन के अराउंड ही रहेगा, ठीक है. तो ये जो है इसी तरीके से आप एक रेंज देते हैं कि आपके मीन के अराउंड डाटा जो है ना इस रेंज में मूव करे, इन दोनों रेंजेस में. हो सकता है मेरे सामने ये एक्स की रेंज ये है, वाई की रेंज ये है, तो आपका जो डेटा है वो इसके अराउंड ये अब ये पता नहीं दो जो है इसने वैल्यू क्यों दी है, इन दो वैल्यूज दी हैं, एक मीन की तो एक ही होती है. तो बेसिकली थोड़ा सा आइडिया देना था आपको कि जो डाटा कैसे बन रहा है. बेसिकली ये एक्स वाई प्लेन में है, 0 और 3 का पॉइंट है. 0 3 का 0 एक्स प्लेन है, 0 यानी एक बाई प्लेन के अंदर है ना, 0 और 3 दो पॉइंट्स का समझने के वहां पे मीन आपका वो बन रहा है. ठीक है, 0 like this, I think so. अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ इसका मीन आ रहा है, बिल्कुल सही है. ये जो है ना, ये इस जगह पे इसका मीन आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये 3 है, ये 0 है, ठीक है. अब जो सारा का सारा डाटा है ना, वो आपके एक्स और वाई के अराउंड जो है ना, वो आपका डिस्पर्स होगा, ठीक है. और डिस्पर्स किस फार्मूला के तहत होगा, वो आपका ये जो है ना, ये आपका ये एक वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई. तो आपकी जो कोवेरियंस मतलब ये कि आपका डाटा जो है ना एक्स एक्स ये इस तरीके से ऊपर नीचे जो है ना, वो वेरी करेगा, यानी इन इसी रेंज में, इस रेंज में वेरी करेगा. तो वो आपके डाटा आपको बना के सारा का सारा वो दे देता है, यानी कि ये वाला, ठीक है. ये तो यानी कि मीन है जो ना आपके पास, यानी कि यहाँ पे जो मीन है इधर, ठीक है, इधर मीन है. तो मीन के अराउंड आपका 0.5 इधर, 0.5 इधर और 1 इधर और 1 इधर, मतलब वो डाटा स्प्रेड कर देगा, ठीक है. तो ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से बनती है. समझ आ गई किसी को ना समझ आई तो थोड़ी बहुत अगर आ गई तो काफी है. और इस तरीके से, और दूसरा जो डाटा पॉइंट्स लिए हैं उसका जो यहाँ पे उसका एक्स वाई एक्स पे 0 था और वाई पे 3 था, तो यहाँ पे एक्स पे 3 और वाई पे 0. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये आपका यहाँ पे 3 एक्स पे 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है. ये मीन 3 यहाँ मीन है इसका, और वाई पे 0, ठीक है, 3 और 0 ये मीन है. तो डाटा जो स्प्रेड होगा आपका वो उस हिसाब से जो उसके पॉइंट दिए हुए हैं उस रेंज में स्प्रेड होगा, प्लस माइनस करके ऐसे, ठीक है.
और उसके बाद इन द प्रीसीडिंग कोड नेगेटिव सैंपल एंड पॉजिटिव सैंपल आर बोथ अरेज ऑफ शेप 1002, ठीक है। इसके 2 मतलब 2 डायमेंशन है और 1000 पॉइंट्स हैं इसके। लेट्स स्टैक देम इनटू अ सिंगल अरे विद द शेप 2002। तो हम एच स्टैक करेंगे, वर्टिकल स्टैक, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्टैक। 1000 पॉइंट्स से नीचे अगले 1000 पॉइंट्स उसके हमने नीचे स्टैक कर देंगे। ये आ गया और उसको एज टाइप np डॉट फ्लोट 32 रही। लेकिन हमें इसके एक चीज समझ नहीं आई, अभी हमें ये कह रहा था कि सारे का सारा हम टीएफ में करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब एनपी में शुरू कर दिया। करें अच्छा जी, लेट्स जनरेट द corresponding target labels as an array of zeros and ones of shape 2001 and where the target is I0 is 0 and if the inputs I belongs to 0 class and inversely। इसका क्या मतलब है? we stack np.0 is the number of samples per class 1। अच्छा ठीक है, वो जो ऊपर वाले हैं उनको 1, उनके इक्विवेलेंट 1 और नीचे वाले जो हैं उनके लिए इक्विवेलेंट वही 0, ठीक है। ये 0 ले लिए और ये 1 ले लिए। समझ आई बात की? किसी को समझ ना आई हो? समझ आ गई सबको? तो इसको रन भी करके देखेंगे वहां पे जाके ना उसके उसमें। तो इसको प्लॉट कर लिया, इंपोर्ट मेथड। सर मुझे नहीं आई वो क्या था, क्या कहा उसने? चले वहां पे चलते यहाँ पे ये हैं, क्या कर रहा है? वहां यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे होगा इधर। ये देखें, ये आपके पास आ गया, ये तो हमने कर लिया था। एक्सेलरेशन को प्रिंट कराओ जी इधर। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये मीन, ये चीजें आ गई और ये आपके पास इनपुट बन गई, ये वी स्टैक हो गया, ठीक है। ये जो है ये 0 और 1 है ना। पहले आपने क्या किया, नेगेटिव सैंपल्स और पॉजिटिव सैंपल्स, ठीक है। तो दैट मींस उनकी एक array बना ली। हाँ, नेगेटिव सैंपल के जो आउटपुट होंगी जाहिर बात है 0 होंगी ना, ठीक है। और पॉजिटिव सैंपल्स की आउटपुट क्या होंगी, वो 1 होंगी। तो उसने क्या किया कि np.0s का एक 1000 का अरे बनाया, फिर उसको स्टैक कर दिया किसके साथ, np.1s के एक पूरी अरे के साथ, वो स्टैक हो गए। जैसे ये ठीक स्टैक है, ये लेबल देने के लिए बना रही है ना टारगेट। हाँ ठीक है, टारगेट्स, ठीक है। तो उसने फिर प्लॉट किया इसको, तो ये प्लॉट आ गया, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास आ गया जी ये प्लॉट आ गया, ये आपने देख लिया इसको। नाउ लेट्स क्रिएट अ लीनियर क्लासिफायर दैट कैन लर्न टू सेपरेट दीस टू ब्लॉब्स। अब हम एक क्लासिफायर बना रहे हैं। लीनियर क्लासिफायर इज एन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन prediction is equal to wx plus b वाला चक्कर, ठीक है। trained to minimize the square of the difference between the predictions and a target। as you'll see, it's actually a much simpler example than the end-to-end example of the toy 2-layer neural network you saw in chapter 2। वो कहता जो आपने वो इमेज हैंड रिटन डिजिट का बनाया था ना, उससे बहुत ही सिंपल है। however this time you should be able to understand everything about the code line by line। let's create our variable wb, initialize the random values with the 0 respectively। तो आपके पास जो है इनपुट जो है आपके पास इनपुट डायमेंशन कितनी है, 2 है। इनपुट विल बी 2D पॉइंट्स, लाजिम बात है 2 है ना। x उसके अंदर आपके पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दो चीजें हैं, इनके दो वेरिएबल्स हैं x और y। और आउटपुट डायमेंशन आपके पास 1 है, क्योंकि आपके पास ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। The output prediction will be a single score per sample close to 0 if sample is predicted to be class 0 and close to 1 if the sample is predicted to be। वैसे वही बात है ना, सिग्मॉइड वाली बात है, ठीक है। तो ये आपने tf डॉट वेरिएबल इनिशियल वेरिएबल tf डॉट रैंडम यूनिफॉर्म शेप जो है आपने क्या दी, इनपुट डायमेंशन आउटपुट डायमेंशन, ठीक है। ये कैसे आया, इनपुट डायमेंशन आउटपुट डायमेंशन, ये कैसे आया?
ये आपने कहाँ से ले ली ये इनपुट डायमेंशन और आउटपुट डायमेंशन? सर ये उसने वेरिएबल में सर लिखा हुआ ये है ऊपर। ऊपर ही दिए हुए हैं सर। लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं, 2 लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। क्या हुए हैं, इसकी लॉजिक क्या है? यहाँ पे आप, मैं कुछ और भी तो लिख सकता था यहाँ पे। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि 2 1 क्यों आया ये ये 2? इनिशियल वेट्स लिए हैं इसने। देखें हाँ है तो इनिशियल वेट, लेकिन यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, ये क्यों आया? यहाँ पे मैं कहता था चलो 4 कर देता हूँ, 4 1, फिर या 3 1 कर देता हूँ, 3 1 कर देता हूँ। 3 1 नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा सर कि इसलिए नहीं चलेगा कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। जब आपके यहाँ पे ये न्यूरॉन में आएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फर्ज किया 2 लगे हुए हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास जो वेट्स की जो डायमेंशन है, वेट्स की असल में वेट्स की डायमेंशन क्या होगी बेसिकली? सिर्फ अच्छा सिंगल ही है ना? 1 मिनट, ये सिंगल होगा, 1 मिनट। ये आपके पास ठीक है, ये ऐसे, तो ये और ये इधर आपकी बायस, तो ये जो है, अब वेट्स की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? इनपुट डायमेंशन और आउटपुट डायमेंशन, ये होगी डायमेंशन। वेट्स के वेट मैट्रिक्स जो है आपका इस तरह से कैलकुलेट होगा ना। ठीक है, 1 मिनट आगे चलते हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा। इसमें B0 और B1 होगा ना वेट्स का, इसलिए 2 डायमेंशंस हो जाएंगे। जी B0 और B1 होगा ना वेट्स का जो कोफिशिएंट है, और 2 कोफिशिएंट होंगे, एक वंस होंगे सारे, जी 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 और एक उसका एक्चुअल वेट्स होंगे, जी 2 डायमेंशंस हो जाएंगे। जी जी। अब आपके बायस जो है वो एक ही बायस है ना, इधर एक बायस है और 2 आपकी इनपुट्स आ रही हैं, तो हर इनपुट का अपना एक वेट होगा ना, ठीक है, हर इनपुट का अपना एक वेट होगा, इसका अपना, इसके साथ इसके अपने वेट्स W1 होगा ना, W1 W2, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता, W1 X प्लस W2 Y प्लस B, ठीक है, ये आपका होता है, ये आपका होता है वो f of what, f of W1 W2, ये आपका वो फंक्शन हो गया इस तरीके से। तो ये आपका जो है W1 W2 जो है आपके 2 वेट्स होंगे ना, इसके हर रिस्पेक्टिव टू ईच आपका इनपुट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके W1 प्लस एक्स, W1 मल्टीपल एक्स प्लस W2 मल्टीप्लाई वाई प्लस बी, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये इनपुट डायमेंशन में आपके पास जितने वेरिएबल होंगे ना वो और आपके पास आउटपुट डायमेंशन जो है, क्योंकि आपके पास आउटपुट जो है वो सिंगल होगा, 0 या 1 यानी कि एक ही चीज है, तो यहाँ पे आप ये लगा देंगे, ठीक है जी। अब मॉडल आ गया जी, tf.matmul इनपुट्स w, ठीक है, और प्लस b। ये सिंपल वही चीज जो हमने अभी कर रहे थे। अब आप यहाँ कह रहे होंगे यार ये तो w, एक ही w है, लेकिन ये यहाँ देखें, ये देखें 2 w है, सही। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्योंकि 2 आप ले रहे हैं, ये इसकी डायमेंशंस 2 ले रहे हैं, ये डायमेंशन, because our linear classifier operates on 2D inputs, so w is really just 2 scalar coefficient w1 and w2, ठीक है। Meanwhile b is the single scalar coefficient. As such, for a given input point x y, its prediction value is this dot product with x y, ठीक है, और प्लस b। अच्छा, एक और इसकी जो है, एक और चीज मैं मतलब थोड़ा सा आपसे बता देता हूँ कि फर्ज किया आपको समझ नहीं आ रही यार, इसकी जो है ना ये 2 1 है, तो इसकी ये मतलब कैसे हो रही है 2 1, ठीक है।
और आउटपुट डायमेंशन जो है वो मतलब आउटपुट पे 1 आ रहा है। तो असल में क्या होगा, आप देखें कि आपका जो ये है बी एक सिंगल नंबर है, ठीक है। इस वक्त ये ऐसे है, ठीक है, यानी कि ये आपका बी जो है ना, सॉरी यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा, ये 1 कॉमा ऐसे, ये एक आपका टाइम कांस्टेंट है। तो आपके पास जो इसकी आउटपुट आएगी ना, वो भी क्या आएगी, इस तरह से आएगी। तो तब वो ऐड हो पाएगा इसके साथ, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट वाइज एडिशन होती है, अगर डिफरेंट डायमेंशन होंगी तो ये ऐड ही नहीं होगा। तो इसकी जो आउटपुट आएगी ना, वो भी इस तरह से आएगी। सेम डायमेंशन होंगी तो ऐड होगा, अगर सेम उसके नहीं होंगे ना डायमेंशंस तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज, सो यहाँ पे आपके पास आ गया, ये देखें ये वही चीज आ गई, w1x प्लस w2y प्लस b, ठीक। द फॉलोइंग लिस्टिंग शोज आवर लॉस फंक्शन। अब हम लॉस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो भी हमने खुद से करना है, ठीक। ये देखें, अब ये लॉस फंक्शन कैसे होता है, खुद से डिफाइन कर रहे हैं। टारगेट्स प्रेडिक्शंस आ गई, पर सैंपल लॉसेस क्या है, टीएफ स्क्वायर, टारगेट्स माइनस प्रेडिक्शंस। हमने उसका क्या लेते हैं, पहले स्क्वायर लेते हैं ना, यानी कि y ट्रू माइनस y प्रेड होल स्क्वायर,